नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। सियासत के तर्क तथ्यों से ज्यादा भावनाओं से गढ़े जाते हैं, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देने का चलन राजनीति में सबसे ज्यादा है। क्योंकि नेताओं के लिए अपनी बात को सही साबित करना सबसे मुश्किल चुनौती होती है। बावजूद इसके राजनीति के सूरमा कोशिश से नहीं चूकते। उत्तर प्रदेश में राजनीति के दो धुरंधरों के बीच पिछले 24 घंटे में जारी शब्द संग्राम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जंग का बुलडोजर एपिसोड दिखाऊंगा। साथ ही होगी बात हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस के नए पहलवानों, जिन्होंने पूरा देश जिन्हें कुश्ती के हुनर के लिए जानता है, लेकिन जल्द ही ये सियासत के सितारे बनने वाले हैं। भारत की बात में आप जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रचार युद्ध भी देखेंगे, जहां राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक और उमर अब्दुल्ला की टोपी उतार सियासत खूब चर्चा में है। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी संग्राम का ताजा एपिसोड नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात ये थे कि इधर मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर हमला बोला और उधर अखिलेश पलटवार के लिए आरोपों की लिस्ट लेकर हाजिर हो गए। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का ये ताजा एपिसोड देखिए। इनके डीएनए का हिस्सा है। दावे के साथ कहता हूँ, वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच चल रहा है अग्नि युद्ध। मुख्यमंत्री योगी अखिलेश पर नॉन स्टॉप हमला बोल रहे हैं और अखिलेश आरोपों की लिस्ट हाथ में लेकर कर रहे हैं तीखा पलटवार। अंदाज ईंट का जवाब पत्थर जैसा है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बात बुलडोजर से होते हुए आदमखोर भेड़िए तक जा पहुंची। आरोप नौकरी के नाम पर वसूली के थे और निशाने पर थे अखिलेश और शिवपाल यादव। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए। वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों। लूट खसोट के आरोपों पर जुबानी जंग यही नहीं थमी, बकायदा महाभारत की एंट्री हो गई। इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? महाभारत से आगे बात टीपू सुल्तान तक पहुंच गई। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक का जिक्र आ गया। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है, उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। बुलडोजर एक्शन से लेकर ब्लड प्रेशर वाले इन आरोपों तक आते आते इस भिड़ंत में माफिया ने भी दस्तक दे डाली। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने
नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे, बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। बात आरोपों के चक्रव्यूह से घूमती हुई सीधे उपचुनाव के सेंटर तक पहुंच गई। वोटरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से सावधान किया तो अखिलेश ने कहा कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी ही। ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें। मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश के बीच आर पार की जुबानी जंग नई नहीं है, लेकिन 24 घंटे में ऐसा लग रहा है जैसे सभी पिछले रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े नाम, नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा कालका सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। इसके अलावा संतोष सरवान मुलाना से ये चुनाव लड़ेंगी। और बड़े नाम की अगर बात करें, अंबाला कैंट से अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अगर बात करें बड़े नाम की, अगर हम बात करें तो थानेसर सीट से सुधा चुनाव लड़ेंगे। ये कुल मिलाकर 67 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। बड़ा नाम अटेली से आरती सिंह राव का नाम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे थे। ये बड़ा नाम कुमारी आरती सिंह राव अटेली से, यानी ये सीधे तौर पर बड़ी खबर। इंद्रजीत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती सिंह राव को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बड़े नाम की बात करें, पलवल से गौरव गौतम मौजूदा विधायक का टिकट काटा और यहां से गौरव गौतम बीजेपी के युवा नेता हैं, उनको पलवल से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा फरीदाबाद, विपुल गोयल पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया था। लेकिन फरीदाबाद से इस बार बीजेपी ने विपुल गोयल को दोबारा मौका दिया है। तिगांव से राजेश नागर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बड़ी सीटों की बात करें, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, ये जेजेपी से शामिल हुए, जेजेपी में के कोटे से मंत्री थे खट्टर सरकार में, और अब ये चुनाव लड़ेंगे टोहाना से। और रतिया से सुनीता दुग्गल इस वक्त रतिया से चुनाव लड़ेंगी। सुनीता दुग्गल सिरसा से बीजेपी की सांसद रह चुके हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिला था। ये वो बड़े नाम एक एक कर। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हरियाणा के, लेकिन पिछली बार चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस बार फिर से इनको मौका दिया गया है। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनका जिक्र मैं इस वक्त कर रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 67 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की है। और देखिए, जो बड़ी बात थी कि लाडवा, क्योंकि करनाल सीट से मौजूदा विधायक थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लेकिन उनको लाडवा भेज दिया गया है। और अगर बात करें करनाल सीट की, तो करनाल सीट अभी तक घोषित नहीं की है, करनाल को होल्ड पर डाला है, जबकि यहां से मनोहर लाल खट्टर खुद विधायक रह चुके हैं और अब यहां से मौजूदा विधायक नायब सिंह सैनी थे। अटेली से बड़ा नाम आरती राव, यानी मैं बार बार जिस तरह जिक्र कर रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट मिला है आदमपुर से, भव्य बिश्नोई को। तो ये तमाम वो बड़े नाम है। सुनीता दुग्गल रतिया से चुनाव लड़ेंगी, सांसद रह चुके हैं सिरसा से भारतीय जनता पार्टी की। ये बड़े नाम है। फतेहाबाद से डूडाराम बिश्नोई को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तमाम वो बड़े नाम है। और देखिए, एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है गोहाना से अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत से सांसद थे, इस बार चुनाव हारे और ऐसे में बीजेपी ने फिर से मौका दिया, विधानसभा चुनाव उनको लड़वाया है। और सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दिया है, यानी यहां पर भी बीजेपी ने कविता जैन का टिकट काट दिया, जो कि प्रबल दावेदार मानी जाती थी सोनीपत सीट से। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनका जिक्र इस सूची में है।
हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर और हांसी से विनोद भयाना को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो बड़े नाम हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता का भी कयास लग रहे थे कि उनका टिकट बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने बल्लभगढ़ से फिर मौका दिया है। पृथला से टेकचंद शर्मा को मौका दिया है और सोहना से तेजपाल तंवर को मौका दिया है। और मुकेश शर्मा और इसके अलावा बादशाहपुर राव नरबीर सिंह, ये वही नरबीर सिंह है जिन्होंने 4 दिन पहले कहा था अगर टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने अपना रुख कल बदला, कुछ नरमी दिखी और आज इस सूची में भी इनका नाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कोसली से अनिल दहिया बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अनिल दहीना, माफ कीजिएगा। ये तमाम वो नाम हैं जो इस सूची में शामिल हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये तमाम बड़े नाम, लाडवा से नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्रियों के अगर बात करें, राव इंद्रजीत सिंह उनकी बेटी को टिकट दिया अटेली से, और भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे उनको भी टिकट दिया है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी सूची है जो मेरे हाथ में है रोहित, इसमें सबसे खास बात है कि बैलेंसिंग जबरदस्त की गई है। करनाल की आपने बात की, करनाल को लेकर के बड़े कयास लग रहे थे कि जो लाडवा से टिकट दिया गया है हरियाणा के सीएम को, ये बहुत ही दिलचस्प है। राव नरबीर सिंह को लेकर के 4 दिन से लगातार खबरें चल रही थी और किस तरह से उनको आखिरी मौके पर साधा गया है और जिस तरह से उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे कि वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बात हम शुरू से रहे थे कि नेताओं के जो बच्चे हैं जो कि जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, उसकी भी तस्वीर है। भव बिश्नोई से लेकर के ये जो पूरी जो लिस्ट थी उसकी इसमें झांकी है। अरविंद शर्मा जो आपने बताया, जो कि अभी लोकसभा आ रहे हैं, उनका गोहाना से लड़ना ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के इस लिस्ट को आप देखेंगे तो पहली नजर में लग रहा है कैप्टन अभिमन्यु को नारनौत से दिया है कि वो लिस्ट है जो एग्जैक्टली विनेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी ने देखा है। सारी जो बातें कही जा रही थी कि हो सकता है कि बड़ी संख्या में टिकट काट करके नए को दिए जाएं, हो सकता है कि जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट ना दिए जाएं, इस तरह के अलग अलग जो फार्मूले थे उन सब फार्मूलों पर भारी पड़ा है विनेबिलिटी का फार्मूला। जो लोकल डायनेमिक्स हैं, जो जाति का समीकरण है वो, और जीतने की क्षमता है वो भारी पड़ी है और वही इस लिस्ट में उभर करके सामने आ रही है। रोहित। बिल्कुल अभिषेक, तो ये तमाम वो बड़े नाम। इसके अलावा देखिए 2 नाम और हैं चौंकाने वाले। कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। अंबाला की मेयर है, पहली महिला मेयर हैं। उनके बेटे सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी की मदद से वो राज्यसभा पहुंचे थे। और नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, बीजेपी की लिस्ट 67 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है और कुल मिलाकर लाडवा से नायब सिंह सैनी, और सीधे तौर पर कहा जाए कि बैलेंसिंग हुई। दक्षिण हरियाणा की बात भी है, राव इंद्रजीत की बेटी को भी टिकट मिल गया, जिसके कयास अटकलें लग रही थी बड़े दिनों से। रोहित, यही नहीं कि सुबह जब हम लोगों ने जो लिस्ट चलाई, जितने लोगों का नाम चलाया, लगभग सभी नाम इस लिस्ट में हैं। एबीपी न्यूज पहला चैनल था जिसने बहुत सारे नामों को पहले ही घोषित कर दिया था कि इन लोगों को टिकट मिलेगा। आज 67 नाम भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं और उन नामों में पहला नाम जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। हमने पहले ही बता दिया था कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और इस सूची में राव नरवीर से लेकर सब वो नाम हैं जिन नामों पर हमने चर्चा की थी। राव नरवीर को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन परसों जब हम लोगों ने ये खबर चलाई कि राव नरवीर की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है और उस मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, उनके तेवर नरम हो गए हैं, उसी समय यह तय हो गया था कि राव नरवीर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और आज जब 67 लोगों की लिस्ट हम देख रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे समीकरण साधने की कोशिश की है कि एक बार तीसरी बार फिर से सरकार बनाई जाए। उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ा है कि परिवारवाद या परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई ऐसे नाम हैं जो आप देखेंगे, चाहे आरती राव की बात करें, चाहे वो शक्ति रानी शर्मा की बात करें या फिर भव्य बिश्नोई की बात करें। बिल्कुल। और अभिषेक कुल मिलाकर कहा जाए करनाल की अगर बात करें तो करनाल से जगमोहन आनंद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। प्रवक्ता भी रहे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे, कार्यकर्ता थे पुराने। यानी भले ही वहां पर सीधे तौर पर एक कहा जाए कि बीजेपी ने कार्यकर्ता को वहां पर टिकट दिया,
और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। लेकिन उससे पहले मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं जल्दी से क्या कुछ उनका कहना है। लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। सर, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चरित्र सामने आएगा। उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। मैं और आपको बता दें, एक बड़ा नाम तो शाम से श्रुति चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है। और हमारे साथ मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। बड़ोली साहब, बाकी के जो 23 टिकट बच गए, 67 तो आपने घोषित कर दिए, कब तक ये नाम आएंगे और आखिरकार क्यों अभी और इंतजार करना पड़ेगा इन नामों को जानने के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से 67 उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के सभी वोटरों को भी निवेदन, भारतीय जनता पार्टी ने मन के मुताबिक अच्छे उम्मीदवारों का चयन करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो सूची जारी की है और जो 23 विधानसभाओं की सूची है वो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्दी उस पर निर्णय लेकर फैसला लेगा। बड़ोली साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर हम देखते हैं इस सूची में जो कई नेता हैं उनके बेटे बेटियों को भी टिकट दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस परिवारवाद का जो आरोप अब तक आप कांग्रेस पर लगाते आए थे, इस पर कांग्रेस आपसे भी सवाल पूछेगी? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है सही फैसला है और सही उम्मीदवारों का चयन करते हुए। ठीक है बड़ोली साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। बड़ोली साहब, आप चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार, ये सबके लिए थोड़ा हैरान करने वाला है। इसकी वजह देश जानना चाहता है, क्या बताना चाहेंगे आप? बहरहाल उन्होंने शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी बातें जल्दी से मैं आपको इस लिस्ट की बता देता हूं। देखिए, इस लिस्ट में लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे, श्रुति चौधरी जो कि चुनाव लड़ेंगी, तो शाम से चुनाव लड़ेंगी श्रुति चौधरी, और किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी। किरण चौधरी अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, कांग्रेस से आई और वो राज्यसभा में गई हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की बेटी कुमारी आरती राव को भी टिकट दिया गया है। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो इस सूची में शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक की ये सीट है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी वहीं लड़ेंगे। वहां पर बीजेपी ने मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। मंजू हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी और मेहम से दीपक हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर बड़े नाम की हम बात करें, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, बादली से ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रदेश में बड़ा जाट चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। झज्जर से कप्तान बिरधाना को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बेरी से संजय कबलाना को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर, और लोहारू से जेपी दलाल एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि पहले भी प्रत्याशी थे, बरवाला से रणवीर गंगवा, ये तमाम वो नाम हैं जो इस पूरी सूची में है। हाँ, इतना जरूर है नीरज, भारतीय जनता पार्टी ने 2 हारे हुए सांसदों को टिकट दिया। सुनीता दुग्गल तो खैर इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन सोनीपत के सांसद को टिकट दिया, सुनीता दुग्गल को टिकट दिया। ये 2 बड़े नाम भी इस सूची में थोड़ा चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं रोहित कि अरविंद शर्मा टिकट मांग रहे थे, वो रोहतक से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बाद में उनको गोहाना से टिकट दिया गया और इस बात के लिए दिया गया कि गोहाना सीट
पिछली बार भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दीपक अरविंद शर्मा को सिर्फ इसीलिए दिया कि शायद अरविंद शर्मा वहाँ पे कमाल कर पाएँ, क्योंकि ब्राह्मण वहाँ 15 से 20 हज़ार की संख्या में ब्राह्मण हैं, जाट डोमिनेटेड सीट है, SC करीब 60 हज़ार के आसपास है, OBC हैं। तो अरविंद शर्मा की चूंकि इच्छा भी ऐसी रही है कि अरविंद शर्मा कोशिश करते हैं चुनाव जीतने की, तो वहाँ पे अरविंद शर्मा को गुहाना इस बार उतारा गया। इसलिए सुनीता दुग्गल को चुनाव नहीं लड़ाया गया था लोकसभा का। ये लगातार वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करती थी और वो कहती थी कि उनका कैरियर ऐसे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2000 पिछली विधानसभा चुनाव में भी जब ज्वाइन कराया गया था तो उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था, ज्वाइन तो करा दिया गया था नौकरी छुड़वाकर, बाद में उनको लोकसभा लड़ाया गया और लोकसभा वो जीत कर पहुंची नहीं। इस बार लोकसभा नहीं दिया गया तो विधानसभा दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की है, उनको भी समाहित करने की कोशिश की, लेकिन और बिल्कुल नीरज देखिए, दो बड़े और नाम है। उकलाना से अनूप धानक को टिकट दिया जो जेजेपी से आए, और इसके अलावा अगर बात करें बबली की बात करें, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दिया। तो बीजेपी ने जितने भी नेता जो बाहर से भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, सब पर दांव लगाया, सबको टिकट दिया, सबको एडजस्ट किया। जैसे देखिए जो अभी अभी ज्वाइन करने वाले हैं, कालका से शक्ति रानी शर्मा का नाम है, इसके अलावा अगर बात करें श्रुति चौधरी का नाम है तो शाम से, और जिस तरह से भी मैं जिक्र कर रहा था किस तरह से राकेश बबली को टिकट दिया गया, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दिया गया, उकलाना से अनूप धानक को टिकट दिया गया। ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो बाहर जो दूसरे दलों से आए, लेकिन बीजेपी ने इनको सीधे तौर पर मौका दिया। जी मुकेश शर्मा भी एक नाम है रोहित, उसमें मुकेश शर्मा 2014 में जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े, लेकिन बाद में उनको फिर से शामिल किया गया और गुड़गांव से मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया। दीपक मंगला का टिकट काटकर गौरव गौतम जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। बिल्कुल, और ये इसके अलावा देखिए विपुल गोयल, अगर हम बात करें, विपुल गोयल पूर्व में मंत्री रहे, लेकिन इस बार फिर मौका मिला। पिछली बार पार्टी की गुटबाजी की वजह से टिकट कट गया था, लेकिन इस बार उनको दोबारा मौका मिला है। इसके अलावा गौरव गौतम का जिक्र जिस तरह से अभी नीरज भी कर रहे थे, और बड़ा छोटा सा सवाल अभिषेक आपसे भी। अभिषेक, कुल मिलाकर अगर इस सूची को देखते हैं तो बीजेपी ने एक एक सीट पर संतुलन बनाने की कोशिश की, जो आरोप लगाए लगते रहे, यानी विनेबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, क्योंकि श्रुति चौधरी को टिकट, इसके अलावा अगर बात करें राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट, इसके अलावा बात करें शक्ति रानी शर्मा को टिकट, ये तमाम वो बड़े नाम हैं। इसके अलावा भव्य बिश्नोई को टिकट, यानी परिवारवाद का आरोप लगे तो लगते रहे, लेकिन जीत दर्ज करनी है। संक्षेप में और एक टिप्पणी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक मैं और नाम देना चाहूंगा, रनिया से जो शीशपाल कंबोज को दिया गया है, जिला अध्यक्ष वहां के, और आप देखिए इस रनिया सीट को लेकर कितना हंगामा हुआ था, दिल्ली तक बात पहुंची, रणजीत चौटाला की नाराजगी, तमाम सारी बातें, लेकिन वहां पर पार्टी काडर को आगे किया गया है। तो सबसे बड़ा फैक्टर विनेबिलिटी है, चाहे बाहर से उम्मीदवार लेने पड़े हो, चाहे काडर को आगे करना पड़ा हो, चाहे नेताओं के बच्चों को आगे करना पड़ा हो, विनेबिलिटी का ही फैक्टर यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत की बात में। और घरों के अंदर मेरा कहना यह है, घर के दरवाजे बंद रखिए, कुंडी अंदर से लगा, लेकिन ये घर है, गेट नहीं है, और यहाँ से आसानी से कोई भी जो जंगली जानवर है यहाँ चला जाए। और कल रात को यही हुआ था। डरे नहीं, सहमे नहीं, होशियारी से काम करें, समझदारी से काम करें, मजबूत होकर रहें, सुरक्षित होकर रहें। बड़ा खौफ है इस समय, और नींद नहीं आवत, रात भर पूरा रात जागा जाता, अपने बच्चों की देखभाल करता। हम लोग नींद से थक चुके हैं सर, कितना हम लोग ड्यूटी देंगे। आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश कब दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना कह रहे हैं कि दोनों भेड़ियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी, और नहीं पकड़ पाए तो मारा जाएगा। सवाल यह है कि आप कब यह तय करेंगे कि वन विभाग की टीमें और प्रशासन मिलकर भेड़िए को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। 9 बच्चों समेत 10 जान भेड़िया ले चुका है। क्या हम और मौत का इंतजार करेंगे? हकीकत यह है कि वन विभाग के ड्रोन तक में भेड़िया कैप्चर नहीं हो रहा है। वो रात के अंधेरे में गांव वालों को दिखता है और टीम के पहुंचने तक
खेतों के बीच ओझल हो जाता है। अब तो गांव वाले भी रात रात भर जागकर थक चुके हैं और अपनी सरकार से कह रहे हैं कि हमें इस संकट से मुक्ति दिलाओ। सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। ये गांव पूछ रहा है, यूपी का बहराइच पूछ रहा है और अब तो पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक जागते रहो। हमारे यहाँ जो ये भेड़िया है जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि हम लोग नींद से थक चुके हैं सर। कितना हम लोग ड्यूटी देंगे। रात के अंधेरे में कोई लाठी लेकर घूम रहा है, कोई बंदूक हाथ में लिए भेड़ियों को खोज रहा है। तो कोई गांव के लोगों को अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दरवाजे को बंद करके रखिए और अगर नहीं कोई दिक्कत हो छत पे नहीं, बच्चों को एकदम अकेले नहीं छोड़ना। 4-6 लोग साथ में जाएंगे। सबका मकसद एक ही है, आदमखोर भेड़ियों से गांव को बचाना। दिन से लेकर रात तक बहराइच के गांव की यही कहानी है। हर कोई अपने अस्त्र शस्त्र से भेड़ियों को काबू करने की तैयारी में है, लेकिन भेड़िए हैं कि काबू में नहीं आ रहे। भैया रातियम कहाँ घूमा था भैया, जाओ अंदर सो जाओ भैया, अपने लड़का बच्चन की सुरक्षा करो। भेड़ियों को खदेड़ने के लिए बहराइच के गांव-गांव में इस तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं। कितना विचित्र है ना, हम चांद पर पहुंच गए हैं। उच्च तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की बात कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछा रहे हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें कर रहे हैं। लेकिन देश की दूसरी तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए यूपी सरकार के मुताबिक उसने पूरी ताकत लगा दी है। सेंसर से लेकर ड्रोन की मदद ली जा रही है। 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है, लेकिन 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिल रहा। आए दिन करत हैं, वो सब उड़ावत हैं और देखत हैं और पकड़त कोई ना है। यह तो करे के ही मान लिया बताओ तो जाते तो कब तक बताओ जी, लगभग 2 महीना हो गए। अब आपको बुधवार रात की ही तस्वीरें दिखाते हैं। विवेक श्रीवास्तव बहराइच के गिरधरपुर गांव में मौजूद थे, लेकिन घर के पास कैसा घुप अंधेरा है उसकी एक नजीर देखिए। ये जंगल नहीं है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोगों का घर है। अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी बिजली नहीं है, और यही एक बड़ी समस्या है इस इलाके की, और यही एक कारक भी है ताकि भेड़िया आसानी से शिकार बना लेता है लोगों को। घर दिखेगा लेकिन घरों में आपको बिजली नहीं दिखेगी। ये एक कई बार बिजली के इंतजार में गांव वालों की पूरी रात बीत जाती है, लेकिन लाइट नहीं आती। प्रशासन रोशनी का इंतजाम नहीं कर सकता और दम घोटने वाली उमस भरी गर्मी में इन छोटे से मकानों के भीतर बच्चों और परिवार को कैद हो जाने की सलाह दी जा रही है। टॉर्च की लाइट जहां दूर दूर तक जा रही है वहां तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इन खेत तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सिर्फ गन्ने के खेत हैं। ये खेत आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक और गन्ने का खेत है, इसके साइड में एक और गन्ने के खेत है। मतलब जो खेत हैं वो काफी दूर दूर तक हैं, इधर है इधर है, और इन्हीं में कहीं घात लगाए जो भेड़िया है वो होता है। जरा सोचिए कि कैसे 2 भेड़ियों ने पूरे सिस्टम को पस्त कर दिया है। ना डर है भेड़िया हमारे, हमसे को घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं खात ना है। वो भेड़िए जो हर रोज किसी न किसी गांव में या तो दिखाई देते हैं या हमला कर देते हैं, लेकिन वन विभाग उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता। ज्यादा घटनाएं यहाँ बढ़ चुकी हैं कि हर रात में हमेशा बढ़ती जा रही हैं। हाँ, प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इससे यहाँ पर ज्यादा दहशत का माहौल है, डर का माहौल है रात में। 4 भेड़ियों की ये तस्वीर बेहद शुरुआती दौर की है। उसके बाद से तो भेड़िए ड्रोन को भी चकमा देना सीख गए हैं।
ड्रोन कैमरे से लड़की का लोकेशन चेक हुआ तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो था गन्ने के खेत में। जब ड्रोन कैमरा को उसने देखा और उसकी आवाज़ को सुना वो निकल गया। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर लड़की मिली है। अब सवाल ये है कि क्या भेड़िया इतना चालाक होता है कि ड्रोन को भी चकमा दे दे? क्या रणनीति बनाने में भेड़िए का दिमाग इंसान से भी ज्यादा तेज चलता है? भेड़िए को स्वभाव से बेहद बुद्धिमान जानवर माना जाता है, जो वक्त और हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने में बेहद माहिर होता है। यही वजह है कि तमाम ताकत झोंक देने के बावजूद पिछले कई दिन से वन विभाग की टीम के हाथ खाली हैं। उन्हें भेड़िए के पंजे के निशान तो मिलते हैं, लेकिन भेड़िए की झलक तक नहीं मिलती। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, भेड़िए के जो निशान हैं वो मिलते जा रहे हैं। हम कुछ आगे बढ़े, पहले मैंने आपको एक वहाँ पर भेड़िए के पैरों को दिखाए थे निशान, अब फिर से ये देखिए ताज़ा निशान जो है यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब ये 6 कैसे दिख रहे हैं? इसके पीछे ना दोनों पैर साथ में है, क्योंकि इसकी स्ट्राइड लंबी नहीं है और ये आराम से गया हुआ है, तो इनका जो पैटर्न होता है चलने का, तो इनके पग मार्क जो है ना आगे पीछे बनते रहते हैं, तो इजीली गया है। तो देखिए दोनों जो है, मैं आपको वहाँ जैसे बता रहा था, देखिए 7 बने हुए हैं। 7 बने हुए हैं जी। मेरे ख्याल से ये भी वो है, ये भी वही है, हल्का सी, क्योंकि सूखी मिट्टी होगी तो ये आ नहीं पाया निशान यहाँ पे। एक साइड के दोनों वन विभाग ने शुरू से बताया है कि बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों का झुंड घूम रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन हमले तेज होते गए। शनिवार से लेकर सोमवार तक हमले हुए और भेड़िए के हमले में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जो भेड़िए पकड़े गए हैं वो झुंड के बच्चे थे, लेकिन झुंड का सरदार अब तक पकड़ से बाहर है और वो ही इन घातक हमलों को अंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए आदमखोर भेड़िए के आतंक से बड़ी कोई खबर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी टीम को इस संकट को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज यूपी के बहराइच पहुंचे हैं ताकि ऑपरेशन भेड़िए में कोई रुकावट ना आए। लेकिन वन मंत्री से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उनकी दलीलें ऐसी थी कि मानो वो बहराइच के गांव में रहने वाले गरीबों की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं। भेड़िए के अटैक ने देश को गांव में रहने वाले किसान और मजदूर परिवारों की जिंदगी भी दिखाई है कि वो कितनी मशक्कत के साथ अपना गुजर बसर करते हैं। गांव वाले यही रहते हैं और इस झोपड़ी में आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर इसका गेट है। भेड़िया काफ़ी मजबूत होता है। आप इसकी हाइट देख लीजिए, इसके साथ साथ आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अगर ताकत लगाई जाए तो ये फूस की बनी हुई है। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि तराई के जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग बेहद गरीब हैं, जो किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। गरीब मनई हम मंजूर द रहा, न ही शौचालय न उजाला बत्ती, जो लड़का बच्चन कहाँ रात के उठाओ, डर बना रहता है, डर बना रहता। लेकिन यूपी का वन विभाग हो या फिर यूपी के वन मंत्री, वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि गांव वाले घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर सोए। घर के दरवाजे बंद रखिए, कुंडी अंदर से लगा के। लेकिन बच्चे कैसे लाठी चला पाएंगे? अरे बच्चे अकेले जाने कब दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चे अकेले जाएं। हाँ। अपने बड़ों के साथ जाएं, अपने पिता के साथ जाएं, चाचा के साथ जाएं और हाथ में लाठी जरूर, और अकेले ना जाएं। सोए हुए बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं ना। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में दरवाजे में कुंडी लगा के रखिए, दरवाजा बंद रखिए। मंत्री जी, अब सवाल ये है कि जब घर में दरवाजा होगा तभी तो कोई कुंडी लगाएगा। ये 5 साल की अफसाना का घर है जिस पर भेड़िए ने सोमवार को हमला किया था। देखिए भेड़िए से बचने के लिए कैसे दरवाजे का जुगाड़ किया गया था, बावजूद इसके भेड़िया भीतर घुस गया था। ये घर है, गेट नहीं है, और यहाँ से आसानी से यहाँ से वो नीचे से कोई भी जो जंगली जानवर है यहाँ चला जाए। और कल रात को यही हुआ था, इसे गया था वो।
बहराइच के तमाम गांवों की यही तस्वीर है। लाठी डंडा लेकर लोग रत जगा कर रहे हैं। कई दिनों से सिर्फ 2 या 3 घंटे सोकर काम कर रहे हैं और अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। पूरी स्थिति गंभीर है और चिंता ही चिंता सताए रहती है जी। इसको पकड़ा लिया जाए, हम लोगों का खौफ जो है थोड़ा कम हो जाए, या फिर इसको मारवा दिया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित हो सकें। एबीपी न्यूज लगातार आदमखोर भेड़िए के आतंक पर खबर दिखा रहा है और एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। अब जाकर मंत्री जी ने आदेश दिया है कि भेड़िए के खतरे वाले इलाके में बिजली नहीं जानी चाहिए। निर्देश जारी कर दिए गए, अब पावर कट कर दिए गए हैं, पावर कट नहीं होगी। जिनका मकान नहीं है, जिनके पास झोपड़ी में रहते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके लिए यहाँ से हम लोगों ने व्यवस्था की। उनका जो स्कूल है उस पे प्रोटेक्शन की बात की गई, सब कुछ व्यवस्था दी जाएगी। आदमखोर भेड़िए के अटैक में 10 जाने के बाद उसके आतंक से मुक्ति कब मिलेगी, इसकी अब एक डेडलाइन भी सामने आ गई है। 10 दिन की डेडलाइन तय की गई है। 10 दिन के भीतर भेड़िए को या तो पकड़ना है या फिर मार देना है। भेड़िए को मारने के लिए 18 शूटर तैनात किए गए हैं। पहले 9 शूटर थे जिन्हें बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा? तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पकड़ा जाए, और पकड़ा नहीं जाएगा तो आपने जो बात कह दी वो होगा। वैसे हम अब भी कोशिश ये करेंगे कि वो जाल में आ जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए। फिर भी नहीं होगा तो ये हमें करना पड़ेगा। आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यही तो मुद्दा है कि आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। एक दिन पहले ही यूपी के वन मंत्री ने कहा था कि पिछले साल से हालात ठीक है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। जबकि इलाके के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह से लेकर वन्य जीव एक्सपर्ट तक ने इस बात की गवाही दी थी कि बहराइच आदमखोर भेड़िए का जो आतंक झेल रहा है वैसा 20 से 25 सालों में कभी नहीं हुआ था। साल फरवरी में मात्र 2 घटनाएं घटी थीं, जिसमें एक की लाश मिली थी, एक की लाश नहीं मिली थी। तो उसको तो हम एक ही मानेंगे कि जानवर से खाया गया है। इसके पहले 20 साल पहले तक तो ऐसी कोई घटना नहीं। ये जो घटना अगर आप देखेंगे करीबन 25 साल के बाद हमारे देश में हो रही है। 1999, 97, 98 में हुआ था उन्नाव, रायबरेली, ले लो, फतेहपुर में। उस टाइम 3 साल रहा था। ये करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने। भारतीय वन्यजीव संस्थान के डॉक्टर बिलाल हबीब ने एबीपी न्यूज को बताया कि भेड़िया इंसान से छिपकर रहने वाला जानवर है, लेकिन उनकी मांग में पानी भर जाने की वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहे हैं और रिहायशी इलाकों की तरफ आ गए। स्वभाव से भेड़िया बेहद तेज और चालाक प्रजाति होती है। आसानी से शिकार मिलते ही वो सीख जाते हैं और बच्चों के शिकार में ऐसा ही हुआ। उनके मुंह में न सिर्फ इंसानी खून लग गया बल्कि गांव-गांव शिकार भी मिलने लगा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए यूपी के वन विभाग ने उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मदद मांगी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की 3 टीमें आज बहराइच पहुंच चुकी हैं। एबीपी न्यूज ने जब यूपी के वन मंत्री से बात की तो उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि ये सारे भेड़िया जीवित पकड़े जाएं। टीम पर टीम तैनात की जा रही है और अब वन अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर भेड़िए के अटैक करने वाली घटनाएं रुक जाएंगी। बहुत ज्यादा अगर हम इसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और अगर भय पैदा करने में ज़्यादा भय होगा तो इससे ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। हम 2-3 दिनों में जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको हम लोग निश्चित पकड़ लेंगे। निश्चित